आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। 9th क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। छोटी क्लासेस में मैटर के बारे में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं, उसी को रिकॉल करते हुए उसी नॉलेज के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच occupies space, have some mass। मतलब हमारे चारों तरफ हम जो भी चीज देखते हैं, जो भी ऐसी चीज जिसमें कुछ ना कुछ मास है और उसको अगर हम प्लेस करें तो वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करे, वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन स्पेस और मास दोनों ही चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने चारों तरफ कोई भी चीज हम देख रहे हैं, जैसे टेबल, चेयर, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, सब कुछ, ये सब चीजें मैटर हैं। फिर अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। फर्स्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हर कोई इनके बारे में जानता है, प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड, तो सॉलिड स्टेट हमारी वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, जिसकी वजह से मैटर या सॉलिड स्टेट की शेप और उसका वॉल्यूम बोथ कांस्टेंट हो जाते हैं। लिक्विड वो स्टेट है जहां पर पार्टिकल्स थोड़ा मूव कर सकते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मूव कर रहे हैं लेकिन एक लिमिट के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर, तो इसलिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन मूवमेंट की वजह से शेप चेंज हो जाती है। गैस वो स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और कोई बाउंडेशन उन पर नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल हो जाते हैं। तो अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड। सॉलिड में वास्तव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड में सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे होते हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी लेस, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग, so particles cannot move from their mean position, they can only oscillate at their mean position. So shape and volume both remains fixed, shape भी fixed और वॉल्यूम भी fixed, क्योंकि पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जैसी शेप हम आज देख रहे हैं या जितना वॉल्यूम हम आज देख रहे हैं, उतना ही वॉल्यूम कुछ समय के बाद या कल उतना ही हमें मिलेगा। दूसरी स्टेट के बारे में बात करें अगर, लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। Here interparticle distance is greater than solid, but interparticle attraction force is less than solid. So particles can move, but
अप टू द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। इसको हम ऐसा समझ लें कि एक बड़े से ग्राउंड में हमने एक गाय को रस्सी से एक खूंटे की हेल्प से बांध दिया है। अब वो क्या करेगी गाय, वो इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी घूम सकती है, लेकिन इस बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं जा सकती। इसी तरह के ये पार्टिकल्स भी हैं, ये पार्टिकल्स भी सारे में मूव कर सकते हैं, लेकिन इस बाउंड्री को छोड़ करके वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि क्योंकि बाउंड्री को ब्रेक करके वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम उनका फिक्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो अपनी बाउंड्री में लगातार मूव करते रहेंगे, जिसकी वजह से शेप चेंज हो जाती है और लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी आ जाती है, वो फ्लो कर सकते हैं। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में भर दिया जाए वो उसी की शेप अटेन कर लेता है। लिक्विड को अगर हम एक ग्लास में रखेंगे तो वो शेप उसकी ग्लास जैसी हो जाएगी। अगर उसी लिक्विड को हम एक यू ट्यूब में भर दें तो उसकी शेप यू ट्यूब जैसी हो जाएगी। मीन्स जिस भी कंटेनर में हम उसको भरेंगे उसी कंटेनर की शेप ये अटेन कर लेता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम तो फिक्स है, बट शेप becomes variable and attain the shape of that container in which the liquid is placed. Next, gas. अब अगर हम गैस के बारे में बात करें तो in gas all particles are distant to each other. Here interparticle distance is very high and interparticle attraction force is very less. So particles can move anywhere without any restriction. So the shape and volume both becomes variable. यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि जो हमने वो गाय को एक रस्सी की हेल्प से बांधा था, उस रस्सी को हम अगर खोल दें तो ये गाय पूरे ग्राउंड में जहां तक भी उसको स्पेस मिलेगा वो वहां तक घूम सकती है। उसी तरीके से ये पार्टिकल्स भी जिस कंटेनर में भी भरे जाएं, उस कंटेनर में जितना भी स्पेस होगा उस पूरे स्पेस को ये कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वॉल्यूम भी उसी कंटेनर का अटेन कर लेंगे और शेप भी उसी कंटेनर की अटेन कर लेंगे। जैसे हम मान सकते हैं कि अगर हम सपोज एक छोटा सा सिलेंडर लें गैस का, तो उसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो उसी सिलेंडर के शेप और उसी सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। लेकिन अगर हम उसी सिलेंडर को ला करके किसी रूम में खोल दें तो उसकी शेप भी रूम जैसी हो जाएगी और उसका वॉल्यूम भी रूम के बराबर हो जाएगा, लेकिन मास उतना ही रहेगा। मास कभी भी किसी भी मैटर का चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम बोथ रिमेन्स कांस्टेंट। लिक्विड में shape becomes variable but volume remains constant. गैस में shape and volume both becomes variable. यहां पर हम एक बात कर रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो हमेशा पार्टिकल्स से मिलके बनता है। तो हम उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। Properties of particles. First property, particles are
टाइनी इन साइज। पार्टिकल्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं। हम 4 बीकर्स लें, हमने ये 4 बीकर्स लिए। फर्स्ट बीकर में KMnO4 के 3 या 4 क्रिस्टल्स को हमने यहां पर रखा और 100 ml वाटर इसके अंदर फिल कर दिया। कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन डार्क पर्पल हो जाएगा। इसमें से, इस सॉल्यूशन में से आउट ऑफ 100 ml 10 ml इस सेकेंड बीकर के अंदर ट्रांसफर कर दिया और 90 ml वाटर इसमें डाल दिया। इसको भी अगेन 100 ml कर दिया। यहां से 10 ml सॉल्यूशन लेकर के 90 ml वाटर इस थर्ड बीकर में डाला। इसका भी वॉल्यूम 100 ml हो गया। अगेन इसमें से 10 ml सॉल्यूशन लिया और 90 ml वाटर इस सॉल्यूशन में हमने ऐड कर दिया। हम देखते हैं कि यहां पर भी इस सॉल्यूशन का भी लाइट पिंक कलर हमें दिखाई देता है। सिंपल सी बात है कि ये पिंक कलर ये KMnO4 के कारण आया था। अगर यहां पर पिंक कलर है तो इसका मतलब KMnO4 के कुछ पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट हैं। हम मान लें कि हमारा ये 100 ml सॉल्यूशन है, क्योंकि तो इसमें मिनिमम 100 पार्टिकल्स तो रहे होंगे। मिनिमम 100 पार्टिकल्स हमने मान लिया। अब अगर हम कंपेयर करें कि ये 100 पार्टिकल्स कहां से आए, इस 10 ml से। ये 10 ml इस सॉल्यूशन में से था। इट मींस इस सॉल्यूशन के 10 ml में 100 पार्टिकल्स हैं, तो इस पूरे 100 ml में कितने होंगे? 1000 पार्टिकल्स। अब ये 1000 पार्टिकल्स कहां से मिले थे? ये 1000 पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के 10 ml से मिले थे। अगर इस सॉल्यूशन के 10 ml में 1000 पार्टिकल्स हैं, तो पूरे 100 सॉल्यूशन में 100 ml में कितने रहे होंगे? 10,000। अब ये 10,000 पार्टिकल्स हमें कहां से मिले? फर्स्ट बीकर के 10 ml सॉल्यूशन से। इट मींस अगर 10 ml सॉल्यूशन में 10,000 पार्टिकल्स हैं, तो फिर पूरे 100 ml में कितने पार्टिकल्स रहे होंगे? 1 लाख। हम ये 1 लाख पार्टिकल्स हमें कहां से मिले? जो हमने KMnO4 के 3 या 4 क्रिस्टल्स इस सॉल्यूशन में डाले थे। क्रिस्टल्स बहुत छोटे थे साइज में, तो 3 या 4 छोटे से क्रिस्टल्स में कम से कम 1 लाख पार्टिकल्स हैं। इट मीन्स एक पार्टिकल का साइज कितना छोटा होगा? जब 1 लाख पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा था कि ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमने लिए थे, तो इट मीन्स 1 पार्टिकल का साइज कितना छोटा होगा। ये हम इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आइडिया लगा सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं, पार्टिकल्स कैन मूव। सेकेंड प्रॉपर्टी, particles can move. मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं। इसको कैसे समझें? इसके लिए भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे
एक बंद कमरे में हम बैठ जाएं, एक छोटे से होल से लाइट हमारे रूम के अंदर आ रही हो और उस लाइट के पाथ में हम अगर देखने की कोशिश करें तो हमें पार्टिकल्स तैरते हुए दिखते हैं। क्लियर दिखता है कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप एक घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक बीकर लीजिए, उसमें होली का थोड़ा बहुत कलर बचा होगा घर में, उसको एक कॉर्नर में रख दीजिए, दूसरे साइड से धीरे से वाटर को इसके अंदर डालिए, बहुत धीरे से वाटर डालिए और आप देखेंगे कि ये जो कलर था वो ऐसे धीरे धीरे कलर का क्लाउड इस वाटर के अंदर फैलने लगा है। ये क्यों फैल रहा है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें दिखता है कि पार्टिकल्स, कलर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रॉपर्टी कंफर्म हो जाती है कि पार्टिकल्स कैन मूव। इसी वजह से हमें कुछ चीज़ें जो हमारे से दूर होती हैं उनके बारे में हमें सेंस होता है। जैसे घर में कोई बहुत अच्छा खाना बन रहा हो तो उसकी स्मेल घर के बाहर तक जाती है। क्यों? क्योंकि उस खाने के पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होकर के ट्रेवल करते हैं और दूर तक जाते हैं। गर्म खाने की स्मेल ज़्यादा दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है और वो उतना ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं। इसीलिए गर्म खाने की स्मेल हमें ज़्यादा दूर तक आती है। कोई आदमी अगर परफ्यूम लगाता है तो उस परफ्यूम की स्मेल हमें सेवरल मीटर्स अवे आती है। क्यों? क्योंकि उस परफ्यूम के पार्टिकल्स भी एयर के साथ मिक्स होकर के आगे ट्रेवल करते हैं और हमें उनकी स्मेल आती है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है particles have spaces between them। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। इसको भी हम एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। हम अपने हाथ को लें, एयर में इस तरह से मूव करें, वो मूव हो जाता है। इट मीन्स एयर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और हम अपने हाथ को उस स्पेस में से निकाल पा रहे हैं। अगर हम इसी हाथ को लिक्विड में डाल करके मूव करेंगे तब भी मूव होगा, लेकिन थोड़ा सा फ्रिक्शन हमें ज़्यादा फील होगा इन कंपेरिजन टू एयर। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड ब्लॉक ले लें, एक वुडन ब्लॉक लें और उसमें से हाथ को पास करने की कोशिश करें तो क्या वो हाथ पास होगा? नहीं। इट मीन्स एयर में इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा था, हमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन फील नहीं हुआ। लिक्विड में इंटरपार्टिकल स्पेस गैस के कंपैरिजन में कम था, इसलिए हमें थोड़ा फ्रिक्शन फील हुआ। सॉलिड्स में इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत कम है, इसीलिए हमारा हाथ यहाँ मूव नहीं कर पाया। इसके अलावा हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम सिरिंज ले सकते हैं। 3 सिरिंज लीजिए, A, B, C। इनमें यहाँ पर कॉटन लगा करके इनकी ओपनिंग को ब्लॉक कर दीजिए। फर्स्ट में यहाँ पर कोई वुडन ब्लॉक डाल दीजिए, सॉलिड स्टेट। सेकंड में
कोई लिक्विड फिल कर दीजिए, फॉर एग्जाम्पल वाटर, और थर्ड में ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऐसे ही जब इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर एयर फिल हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पर पिस्टन वापस लगा दीजिए। अब इन तीनों ही सिरिंज के पिस्टन को फोर्स लगा करके नीचे की तरफ पुश कीजिए। हम देखेंगे कि सी में पिस्टन काफी नीचे तक चली जाएगी, बी में भी थोड़ा बहुत पिस्टन नीचे जाएगी, लेकिन ए में पिस्टन जहां थी वो लगभग वहीं रहेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें दिख रहा है, क्योंकि सी में जिसमें हमने गैस फिल की थी उसमें पिस्टन काफी आगे तक मूव कर गई। इट मीन्स सी के अंदर जो पार्टिकल्स थे उनके बीच स्पेस काफी ज्यादा था, यानी गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है। बी में थोड़ा सा मूव की, इट मीन्स लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस गैस के कंपैरिजन में कम है। ए में ये लगभग ना के बराबर मूव कर पाती है पिस्टन, इट मीन्स सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस लगभग ना के बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी मैटर है उसमें किसी भी स्टेट में पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कहा जाता है, और इस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स को अगर हम कंपेयर करें तो सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, लिक्विड्स में कम होता है, और गैस में लगभग ना के बराबर होता है। इसी की वजह से सॉलिड्स में क्योंकि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर। लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए पार्टिकल्स थोड़ा मूव कर सकते हैं। गैस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है, लगभग ना के बराबर है, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनको जितना स्पेस मिले वो उतना कवर कर सकते हैं। इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझ सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक सर्कल में कुछ बच्चों को खड़ा कर दें। पहले केस इसके सर्कल के बीच में एक बच्चा हमने बीच में खड़ा कर दिया। पहले केस में सर्कल के सारे बच्चों को कहा जाए कि वो अपने हाथों को इस तरह से पकड़ के खड़े होंगे, और इस बच्चे को कहा जाए कि सर्कल तोड़ के बाहर आए। कंडीशन ए। कंडीशन बी, हम इन सर्कल वाले बच्चों को बोलें कि अपने हाथों को ऐसे पकड़ के खड़े हों, और ये अंदर वाला बच्चा इन्हें तोड़ के बाहर है। कंडीशन बी हो गई। कंडीशन सी, अब की बार उन सारे बच्चों को, ये सर्कल के सारे बच्चों को कहा जाए कि एक दूसरे की बैक में हाथ डाल करके और टाइट करके एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो। अब की बार ये बच्चे को बाहर निकल के आना है। कंडीशन सी। अब हम क्या देखेंगे कि ए कंडीशन में ये आसानी से बाहर आ सकता है, बी में इसके कंपैरिजन में मुश्किल से बाहर आएगा, और सी कंडीशन में वो बाहर नहीं आ पाएगा। इससे हमें क्या समझ आया कि जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस हैं
वो ए कंडीशन में सबसे वीक है, बी कंडीशन में थोड़ा स्ट्रॉन्गर है और सी कंडीशन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट लाइक गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसी तरीके से सॉलिड में भी इंटरपार्टिकल स्पेस कम होता है और इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लिक्विड में इंटरपार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस कम होते हैं। गैस में इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस का क्या रोल है।